सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे ट्रेड चैप्टर का जो बाकी का बचा हुआ टॉपिक्स है वो देखने वाले हैं। एंड आज हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाता है तो इस चैप्टर को आज हम ख़त्म कर देंगे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा खिंच गया है, तो इसीलिए इसे आज एंड करने की हम लोग पूरी कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इससे कि पहले मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं कल लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं। हम कल पढ़ रहे थे लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में, यानी कि रिटेलर्स जो कि काफ़ी बड़े स्केल पे अपना बिजनेस करते हैं। अब इसमें हमने मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स हमारा हो चुका था, डिपार्टमेंटल स्टोर हो चुका था, मेल ऑर्डर बिजनेस ये हमारा बाकी था। फिर इसके बाद हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बाकी था। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हाइपर मार्केट एंड ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन ये हमारा बाकी था। मतलब हमारे यहाँ पे 8 टाइप के लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं एंड उन रिटेलर्स में से हमारा 4 रिटेलर्स हो चुका था एंड 4 रिटेलर्स जो है वो अभी बाकी था। ठीक है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला वाला टॉपिक यहाँ पे आ रहा है वो है मेल ऑर्डर बिजनेस। अब ये मेल ऑर्डर बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मेल ऑर्डर जैसे इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे होता है डाक के थ्रू, या फिर जिसे हम लोग पोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ रिटेलर्स पढ़ रहे हैं, वो चाहे स्मॉल स्केल रिटेलर्स हो या चाहे लार्ज स्केल रिटेलर्स हो, हम उनमें बेसिकली क्या देख रहे हैं कि उनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के है कि कैसे हमारा बायर और सेलर कैसे आपस में दोनों कांटेक्ट में आते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे अगर मैं मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी क्योंकि रिटेलिंग बिजनेस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक बायर होगा एंड एक सेलर होगा। लेकिन इसे मेल ऑर्डर बिजनेस क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर ये दोनों जो आपस में कांटेक्ट बनाते हैं, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है पोस्ट के थ्रू। ठीक है, दिस इज डन थ्रू द मीडियम ऑफ पोस्ट। इसीलिए या तो इसे पोस्ट ऑर्डर बिजनेस या फिर इसे मेल ऑर्डर बिजनेस कहा जाता है। एंड अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है कि ये पोस्ट का मतलब क्या है, तो सिंपली पोस्ट ऑफिस, जो कि आजकल तो खैर उतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी इस्तेमाल इसका है, जो कि अभी भी होता है। तो पोस्ट के थ्रू यहाँ पे जो बायर एंड सेलर है ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं। अब आपके मन में अलग अलग क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पोस्ट के थ्रू कैसे होता है, फिर इसके बाद मतलब ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, इसको एक बार डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेलिंग इन विच बाइंग एंड सेलिंग आर कैरिड आउट थ्रू द पोस्ट ऑफिस और एजेंट्स। द मेल ऑर्डर फर्म्स कॉन्टैक्ट्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बाय मेल, रिसीव देयर ऑर्डर्स बाय मेल एंड मेक डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स ऑल्सो बाय मेल। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड catalogs that presents the retailer's products both visually and in writing। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये अगर मेरा बायर है एंड ये मेरा अगर सेलर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे कांटेक्ट करते हैं? तो सबसे पहली बात जो कि मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो बायर है वो सेलर के पास ज़्यादातर केस में नहीं जाता है। मैक्सिमम केसेस में जो बायर होता है वही सेलर के पास में आता है। अब ये कैसे होता है? तो देखिए ये जो मेल ऑर्डर बिजनेस है ये बहुत बड़े बड़े सामानों का होता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो जो ट्रेन के कोचेज होते हैं या फिर कोयला जो होता है, इन सब का यहाँ पे होता है। मेल ऑर्डर बिजनेस ये टॉफ़ी खरीदने के लिए और पेन खरीदने के लिए ये सब नहीं होता है। मेल ऑर्डर बिजनेस जो है वो काफ़ी बड़े बड़े सामानों को, काफ़ी बड़े बड़े गुड्स को खरीदने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि ये जो सेलर होता है, सेलर अपना एक कैटलॉग, मतलब बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन रहता है कि उसके पास कौन सा सामान है, वो इसके पास
बायर के पास भेजता है। एंड ये कैसे भेजा जाता है, ये पोस्ट के थ्रू उसके पास भेजता है। फिर बायर के पास जब वो कैटलॉग पहुंचता है तो वो उस कैटलॉग को खोल करके देखता है एंड वो भी अपना जो भी रिस्पॉन्स रहता है वो रिस्पॉन्स भी वो पोस्ट के थ्रू इसके पास भेजता है। फिर जब इसे ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो जो पेमेंट है वो भी यहाँ पे पोस्ट के थ्रू होता है एंड सामान भी पोस्ट के थ्रू ही पहुंचता है। मतलब यहाँ पे जो मीडियम जिसके थ्रू बायर्स एंड सेलर्स का कांटेक्ट हो रहा है दैट इज पोस्ट ऑफिस। एक आदमी पोस्ट ऑफिस में जा कर के अपना कैटलॉग बायर को भेज देता है, फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो कैटलॉग बायर के पास आता है, बायर उस कैटलॉग को देखता है एंड उसके हिसाब से अपना ऑर्डर जो है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही सेलर के पास भेज देता है एंड उसके बाद जो सेलर है वो पोस्ट के थ्रू ही सामान बायर के पास भेजता है एंड पैसा भी जो है वो भी पोस्ट के थ्रू भेजा जा सकता है। मतलब यहाँ पे कुछ वैसा नहीं बोला गया कि पैसे कैसे भेजे जाते हैं, पैसे दूसरे तरीक़ों से भी भेजे जा सकते हैं लेकिन पोस्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। मतलब बेसिकली जिस बिजनेस में पोस्ट ऑफिस के थ्रू सारा काम हो रहा है, ऑर्डर भेजने से लेकर के सामान रिसीव होने तक, उसी को हम लोग मेल ऑर्डर बिजनेस कहते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा मेल ऑर्डर बिजनेस। अब अगर हम मेल ऑर्डर बिजनेस के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये कैसे होता है, तो सबसे पहला फीचर तो इसका यही होगा कि यहाँ पे जो रिटेलिंग यानी कि जो मेन बिजनेस है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर एजेंट्स के थ्रू होता है। मतलब देखिए यहाँ पे आप या तो पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अगर पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल नहीं करना है तो उसके थ्रू कोई दूसरा एजेंट भी हो सकता है। मतलब आपने उसको बोला फिर उसने उसको बोला फिर उसने उसको बोला, ऐसे करके। मतलब मेनली यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग थ्रू कैटलॉग्स न्यूज़पेपर्स इज इन्वॉल्व। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो भेजा जाता ही है लेकिन इसके साथ ही साथ कैटलॉग्स न्यूज़पेपर्स इसमें भी, मतलब बेसिकली इसका नाम दिया गया है पोस्टल बिजनेस, क्या नाम था, मेल ऑर्डर बिजनेस, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके भी इस्तेमाल होते हैं जो कि हम लोग जैसे हम रोड पे अगर चलते रहते हैं तो कोई कोचिंग वाला हमें अपना कोचिंग का जो ये होता है पैम्पलेट होता है वो हमें दे देता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेल ऑर्डर बिजनेस। फिर इसके बाद अगर हम बात करें न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम पोस्ट के थ्रू उनके पास अपना ऑर्डर भेजते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेल ऑर्डर बिजनेस। तो ये सब भी इसके अंदर में आते हैं। फिर दे डील इन अ वाइड रेंज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, अलग अलग टाइप के गुड्स में यहाँ पे डीलिंग होता है। फिर इट रिक्वायर्स अ लार्ज वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स। अब यहाँ पे वेयर हाउस की ज़रूरत होती है क्योंकि मतलब यहाँ पे बेसिकली बिजनेस भले ही पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो रहा है लेकिन जो मेन जो फीचर्स हैं वो तो नॉर्मल बिजनेस के ही जैसे में है, तो यहाँ पे वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। फिर इट रिक्वायर्स फ्यू वर्कर्स फॉर इट्स ऑपरेशंस। मेन काम करने के लिए कुछ वर्कर्स की ही ज़रूरत होती है क्योंकि जो बीच का काम है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर कैटलॉग के थ्रू, इनके थ्रू ही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिर है एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। द बिजनेस पेज लो रेंट एज इट कैन ऑपरेट अ वेयर हाउस लोकेटेड आउट ऑफ टाउन। अब देखिए देखिए नॉर्मल रिटेल बिजनेस अगर मैं करने जाता हूँ, मैं अगर दुकान खोलने जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे शहर के बीच में दुकान खोलना होगा एंड शहर के बीच में दुकान खोलना ये काफ़ी महंगा होता है। ये बात आप जानते होंगे कि बीच शहर में अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो वो ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन अगर मैं मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मुझे कोई दुकान खोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सिंपली यहाँ पे बस एक रिटेल वेयर हाउस बस रख लेना है एंड वो वेयर हाउस अगर शहर के बाहर भी हुआ तो कोई बात नहीं। तो क्योंकि वो वेयर हाउस शहर के बाहर में है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो रेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, फिर इट रिक्वायर्स अ फ्यू सेल्समैन और सेल्स असिस्टेंट। लोगों की कम ज़रूरत होती है। एक्सपेंसिव फिक्चर्स एंड डिस्प्लेज आर नॉट नीडेड। अब अगर मैं नॉर्मल दुकान खोलूँगा तो दुकान में मुझे सामान को सजा करके रखना होता है, सामान को डेकोरेट
करके रखना होता है ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ एकदम खिंचे हुए आ जाए लोग, तो उसमें पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे मेरा सारा काम जो है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल उसके थ्रू हो रहा है, तो मुझे उसके ऊपर में खर्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर दे प्रोवाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, अलग अलग सामान है जो कि यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एडवर्टाइजिंग थ्रू कैटलॉग्स, एंड आप जो कैटलॉग भेज रहे हैं वहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। मतलब सामान का लिस्ट भेजने के साथ ही साथ वहाँ पे आप अपना भी बिजनेस का एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम। अब पोस्टल सिस्टम का मतलब यहाँ पे सिर्फ वो पोस्ट ऑफिस के बारे में नहीं बोला जा रहा है। हमने जाना कि मेल ऑर्डर बिजनेस में मेन काम पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही होता है, लेकिन समय के साथ साथ और भी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो पोस्टल सिस्टम का मतलब यहाँ पे उन दूसरी चीज़ों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली ये मतलब ये बिजनेस काम करेगा कि नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि मेरा मतलब मैं जिस चीज़ के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ वो कितना एफिशिएंट है। जैसे मैं अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना सामान भेज रहा हूँ, तो अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू बिजनेस करना अगर वो एफिशिएंट है तो ही ये मेरा बिजनेस काम कर पाएगा। इसी के साथ साथ मैं अगर यहाँ पे अपना जो भी बिजनेस का ऑर्डर है अगर वो मैं न्यूज़पेपर्स में देता हूँ जिसके थ्रू लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो उस केस में भी न्यूज़पेपर कितना अच्छा है, न्यूज़पेपर को कितने ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे मेरा बिजनेस चलने वाला है। तो मेल ऑर्डर बिजनेस टोटली उस मीडियम के ऊपर में डिपेंड करता है जिसके थ्रू यहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है। फिर कस्टमर्स आर नॉट एबल टू असेस द क्वालिटी ऑफ गुड्स बिफोर बाइंग देम। अब ये बात तो है कि अगर मैं नॉर्मल रिटेलिंग दुकान में जा कर के खरीदता हूँ तो मैं सामान को अपने हाथ में ले करके देख सकता हूँ, जो कि हम लोगों के परिवार में बहुत ज़्यादा होता है कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसको हाथ में जांचा जाता है। तो यहाँ पे तो आप सिर्फ कैटलॉग देख करके ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो सब होने का चांस बहुत कम हो जाता है कि आप वो देख नहीं सकते हैं, वो सामान बहुत दूर है, तो वो सामान आपके हाथ में आएगा नहीं, तो आप उसको चेक भी नहीं कर सकते हैं। फिर लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स, यहाँ पे कस्टमर के पास सिर्फ एक ये आया हुआ है, एक कैटलॉग आया है एंड उसके थ्रू वो बिजनेस कर रहा है। तो नॉर्मली अगर रिटेलिंग के बिजनेस की तरह यहाँ पे अगर सेलर एंड बायर बातचीत करके अपना बिजनेस करते तो काफ़ी चांसेस था कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो सके, कांटेक्ट अच्छा हो सके। लेकिन वैसा कुछ यहाँ पे वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। फिर हाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द कैटलॉग, कैटलॉग को छापने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप एक या दो लोगों के लिए कैटलॉग नहीं बना रहे हैं, आप लाखों लोगों के लिए कैटलॉग बना रहे हैं, तो उसका खर्चा भी बहुत होता है। फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गुड्स बीइंग लॉस्ट और डैमेज इन ट्रांजिट, ऑब्वियस सा बात है, सामान जा रहा है तो वहाँ पे चोरी होने का, खराब हो जाने का, टूट जाने का डर हमेशा ही रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा मेल ऑर्डर बिजनेस, जहाँ पे मेन जो बिजनेस है वो मेल के थ्रू ही होता है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे ऐड हो सकती हैं, जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सड़क पे कैटलॉग बांट करके भी ये वाला बिजनेस हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला वाला आता है वह है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हाट इज़ दिस, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक आदमी हूँ, ठीक है, या फिर इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लेस चिप्स के बारे में बात करें तो इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि लेस के चिप्स के साथ सेटिस्फाइड होता हो कि भाई ये जितना भी चिप्स दे रहा है वो बहुत है। मतलब 90%, 99% लोगों को ये बात अग्री करना होगा कि लेस पैसों के मुकाबले में चिप्स बिल्कुल भी नहीं देता है। तो अगर एक आदमी है जो कि लेस का चिप्स खरीद के बहुत ये हो गया है, दुखी हो गया है कि यार इतना पैसा भी दे रहा हूँ एंड चिप्स भी नहीं आ रहे हैं, फिर उसको एक आदमी मिलता है जो भी लेस के थ्रू लेस के इस चिप्स के साथ परेशान है,
फिर और भी एक आदमी मिलता है, वो भी लेस के चिप्स के साथ परेशान है। फिर और एक आदमी मिलता है जो कि लेस के चिप्स के साथ परेशान है। तो यहाँ पे ये सारे लोग हैं जो कि मतलब एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि कैसे कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स यहाँ पे हम लोग खरीद सकते हैं एंड बेच सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि परेशान रहते हैं नॉर्मल मार्केट से, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं या फिर वो लोग आपस में एक सोसाइटी बना लेते हैं एंड उस सोसाइटी के थ्रू जो काम वो लोग नॉर्मल मार्केट में नहीं कर पा रहे थे या फिर जिसकी वजह से वो लोग नॉर्मल मार्केट में परेशान थे, वो वाला काम वो लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे हर एक आदमी यहाँ पे लेस के चिप्स के साथ परेशान है, तो ये लोग मिल करके अपना एक चिप्स का दुकान खोलते हैं जहाँ पे वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग वाला चिप्स बेचते हैं ताकि और भी लोग जो अनसेटिस्फाइड हैं वो लोग इन सब से खुश हो सके। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे बेसिकली जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं वही लोग आपस में अपना एक ग्रुप बना लेते हैं एंड उस ग्रुप को बना करके वो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जिस चीज़ को लेकर के वो लोग नॉर्मल मार्केट में परेशान थे कि ये सामान नॉर्मल मार्केट में अच्छा नहीं मिलता है, तो वो सामान वो लोग खुद मैन्युफैक्चर करके आपस में बेच सकते हैं। So consumer cooperative societies are enterprises established, owned and managed by a group of consumers sharing common interest। हर किसी का एक ही इंटरेस्ट है कि भाई ये सामान मार्केट में बहुत महंगा मिलता है या फिर अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलता है। In simple words, it is an association of consumers who voluntarily come together to satisfy their common needs along with safeguarding their interests as a consumer. The main motive of consumer cooperative stores is to provide supreme quality of goods and services to consumers at reasonable prices and protect them from the exploitation of middlemen। मतलब मार्केट में अगर वो सामान ऐसा है जिसके लिए लोगों को ठगा जा रहा है एंड लोग बहुत परेशान हैं, तो उन लोगों की सहायता के लिए हम लोग खुद आपस में एक सोसाइटी बना लेते हैं ताकि वो सामान हम लोग अच्छे क्वालिटी का लोगों को दे सके। ठीक है, तो ये था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब इसका फीचर क्या होता है, तो पहला फीचर तो इसका यही है कि ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है। मतलब यहाँ पे एक आदमी अपने सहमति के साथ एसोसिएशन बनाता है। अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है एंड उसमें 6 मेंबर्स थे, लेकिन अगर एक मेंबर वहाँ से जाना चाहता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ही इज़ फ्री टू लीव। उसे जब भी मन होता है वो उस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ करके जा सकता है। कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता है उसमें रहने के लिए। फिर इसके बाद जो है वो है ओपन मेंबरशिप। इसमें कोई भी मेंबर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मारवाड़ी लोग यहाँ पे अपना कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसमें मारवाड़ी लोग ही आ सकते हैं, या फिर अगर बंगाली लोग अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ बंगाली लोग ही आ सकते हैं। हर एक आदमी वो चाहे कहीं का भी हो वो इसमें अपना मेंबरशिप जो है वो दे सकता है। फिर इसके बाद है रजिस्ट्रेशन। अब ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं इनको रजिस्टर करवाना होता है। सिर्फ बना लेने से ही नहीं हो जाता है, रजिस्ट्रेशन भी इसका कंपलसरी होता है। ठीक है, फिर है लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये क्या कहता है कि अगर किसी मेंबर ने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने जेब से 2.5 लाख रुपए लगाए, मतलब अगर 2.5 लाख रुपए उसने अगर लगा रखे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कभी भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान का जो हिस्सेदारी होगा वो भी वो आदमी सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक का ही देगा। मतलब अगर मैंने अपने कंपनी में 2.5 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो अगर कंपनी को नुकसान होता है तो मैं सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक का ही नुकसान अपने ऊपर में लूँगा। बाकी का नुकसान का क्या होगा मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक नेचर। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये आपस में इलेक्शन के थ्रू अपना लीडर को चूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये ग्रुप है। अब ग्रुप का कोई लीडर होगा तो ही तो वो ग्रुप
काम कर पाएगा, तो ताकि वो ग्रुप काम कर सके इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि आपस में इलेक्शन के थ्रू अपना एक लीडर बनाते हैं एंड उसका भी एक फिक्स्ड टेन्योर होता है कि इतने दिनों तक वो रहेगा, फिर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक दूसरा मेंबर लीडर चूज किया जाता है एंड ये चीज़ ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, फिर है सर्विस मोटिव। अब ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए जाते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग जो कि मार्केट में नॉर्मल गुड से परेशान हैं उनकी परेशानी का हल हो सके एंड उनको और अच्छे क्वालिटी के सामान दिए जा सके। एंड अंडर स्टेट कंट्रोल मतलब इसके ऊपर में सरकार का कुछ कंट्रोल है जो कि रहता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस? तो पहली बात है कंज्यूमर गेट गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का सामान मिलता है क्योंकि हमने मार्केट में खराब क्वालिटी के अगेंस्ट में ही यहाँ पे अपना जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बना रखा है। ठीक है, फिर गुड्स आर सोल्ड विदाउट अडल्ट्रेशन मतलब कोई मिलावट नहीं होती है, सामान आपको शुद्ध सामान मिलने वाला है। फिर गुड्स आर सोल्ड इन करेक्ट मेजरमेंट, इरेगुलरिटीज फाउंड इन मेजरमेंट ऑफ गुड्स आर अवॉइडेड एंड गुड्स जो है वो आपको अच्छे क्वांटिटी में भी दिया जाएगा। अगर बाजार में 5 रुपये मतलब 5 रुपये खर्चा करके आपके हाथ में सिर्फ 2 या 3 चिप्स आ रहे हैं तो यहाँ पे ये श्योर किया जाएगा कि 5 रुपये अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको कम से कम 5 या 6 चिप्स तो मिल ही जाएं। ठीक है, फिर मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड, जो बिचौली लोग होते हैं जैसे होलसेलर्स और रिटेलर्स, इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाता है। फिर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अश्योर्ड, रोज़ इसमें सामान का सप्लाई होता रहता है क्योंकि ये बेसिकली नॉर्मल मार्केट में कोई कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है इसीलिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया है। तो इसमें ऑब्वियस सा बात है कि उन कंपनीज के कंपैरिजन में यहाँ का जो वर्किंग स्टाइल होगा वो अच्छा ही होगा। एंड नो क्रेडिट इज अलाउड, नॉर्मली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो सामान लो पैसे दो, कोई भी क्रेडिट और उधारी यहाँ पे नहीं चलता है। फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर लोकेटेड कन्वीनियंटली इन रेजिडेंशियल एरियाज, दस दे आर क्वाइट एक्सेसिबल एंड इसको पहचानना भी आसान है, आप कोई भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है? फिर तो इसका पहला डिसएडवांटेज है देयर इज पाउसिटी ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स की कमी यहाँ पे हो जाती है क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो लोग बेसिकली अपने पैसे से इसको चलाते हैं, तो कंपनी के मुकाबले यहाँ पे जो पैसे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, फिर ऑफन द मैनेजर्स एंड सेल्समैन डू नॉट पोजेस द रिक्विजिट स्किल। अब देखिए ये जो सोसाइटी होती है ये बेसिकली कस्टमर्स ही आपस में मिल करके बनाते हैं। दिस सोसाइटी इज मेड बाय द कस्टमर्स ओनली। अब एक कस्टमर अगर बिजनेस करने के लिए सोसाइटी बनाता है तो काफ़ी चांसेस है कि वहाँ पे वो उस टाइप का बिजनेस या फिर उस टाइप का स्किल उसके पास में ना हो। ठीक है, फिर अकाउंट्स मे नॉट बी केप्ट ऑन साइंटिफिक बेसिस, अकाउंट्स मतलब जो हिसाब बारी है वो हो सकता है कि ठीक तरीके से ना हो। फिर मैनेजिंग पर्सन्स आर नॉट ऑनेस्ट, दे इनवैरिएबली स्विंडल फंड्स और डाइवर्ट फॉर स्टॉक्स। अब देखिए ये तो हो ही सकता है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी जो मन है वो मचल जाए एंड वो लोग भी डिसऑनेस्टी के साथ बिजनेस करने लग जाएं। ठीक है, फिर मेंबर्स डू नॉट एविंस अ कीन इंटरेस्ट, हो ही सकता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ से चला जाए। स्टॉक कीपिंग इज एक्सपेंसिव, स्टॉक रखना कभी कभार महंगा हो जाता है। इनफ पब्लिसिटी इज नॉट गिवन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उतने ज़्यादा पॉपुलर, दे आर नॉट दैट मच पॉपुलर। ठीक है, अगर कोई लेस का अगर चिप्स होगा तो वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बनाया गया जो चिप्स होगा वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लोगों का उतना मार्केट में एडवर्टीजमेंट, उतना पब्लिसिटी नहीं है। फिर मेंबर्स डू नॉट कोऑपरेट विद अथॉरिटीज़ ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स,
अब यहाँ पे हो सकता है कि हम जानते हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो होता है उसके ऊपर में सरकार का रेगुलेशन होता है, तो काफ़ी केस में ये देखा जाता है कि सरकार के साथ ये लोग कोऑपरेट करके काम नहीं करते हैं। फिर डोर डिलीवरी एंड अदर फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रॉपर। अब देखिए ये जो फीचर्स हैं, ये जो डिसएडवांटेजेस हैं, ये हर एक बिजनेस में हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए आप अगर इसको खुद रीड करते हैं तो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, डोर डिलीवरी एंड अदर फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रॉपर, तो ये हर एक बिजनेस में हो सकता है। फिर है पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स आर ब्यूरोक्रेटिक। अब ये ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जो लोग होते हैं दे आर, मतलब वो लोग आपस में डिक्टेटरशिप कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो लोग इसके लीडर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे डिक्टेटरशिप और तानाशाही तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर कोऑपरेटिव्स, एंड जो सिमिलर बिजनेसेस जो होते हैं जो कि एक ही टाइप्स के होते हैं उनके साथ यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी कम हो सकता है। मतलब दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन उतना नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में जो कि है हाइपर मार्केट। अब हाइपर मार्केट क्या होता है? नाउ अ हाइपर मार्केट इज अ रिटेल स्टोर दैट कंबाइंस अ डिपार्टमेंट स्टोर एंड अ ग्रोसरी सुपर मार्केट, ऑफन अ वेरी लार्ज एस्टैब्लिशमेंट। हाइपर मार्केट्स ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज अप्लायंसेस, क्लोथिंग एंड ग्रोसरीज। हाइपर मार्केट्स ऑफर्स शॉप वन स्टॉप शॉपिंग एक्सपीरियंस। द आइडिया बिहाइंड दिस बिग स्टोर is to provide consumers with all the goods they require under one roof. Some of the most well-known hypermarkets include the Walmart, Supercenter, Fred Meyer and Super Kmart. अब हाइपर मार्केट जो है वो आपका सुपर मार्केट के जैसा ही है। बेसिकली ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे आपको हर एक सामान मिल जाएगा, मतलब ग्रोसरी से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स तक, फिर क्लोथिंग से लेकर करके फैशन तक, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी को हम लोग हाइपर मार्केट कहते हैं। मतलब एक ऐसा रिटेल बिजनेस जहाँ पे हर एक टाइप का सामान मिलता है, उसी को हाइपर मार्केट कहा जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया में तो खैर ये उतना, मतलब इंडिया में तो ये उतना नहीं दिखता है, बट विदेशों में ये बहुत होता है। कि बेसिकली होता क्या है कि ये इस टाइप का एक मशीन रहता है जिसके अंदर में कोका कोला और भी टाइप्स के यहाँ पे ये रहते हैं, ड्रिंक्स रहते हैं। एंड यहाँ पे एक कॉइन देने का ये रहता है, आप यहाँ पे कॉइन दीजिए एंड वहाँ से आप अपना जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए एंड वो सामान आपके पास में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप डोरेमोन देखते होंगे तो वहाँ पे काफ़ी दिखाई देता है कि जियान के दुकान के बगल में भी एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है। वो बेसिकली एक एटीएम जैसा ही होता है जहाँ पे आप अपना पैसा दीजिए, आपको जो सामान चाहिए वो वहाँ पे होगा एंड आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। नाउ वेंडिंग मशीन इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट रिटेलिंग दैट इज डन बाय अ मशीन ऑपरेटेड बाय कॉइन्स और टोकन्स। It's a coin or token operated machine. The buyer inputs a coin or token into the machine and receives a predetermined quantity of product. In Western countries, this form of retailing selling is quite popular. They are now gaining popularity in India as well. Vending machines are used to sell prepaid and low-cost products of mass consumption. Example: soft drinks, postage stamps, tickets, etc. मतलब छोटे मोटे चीज़ों को बेचने के लिए ये होता है, ओके। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, ठीक है। कि लार्ज स्केल में अगर रिटेल ट्रेड करने जाएंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे मैं आपका एक डाउट है जो कि अगर आपके दिमाग में आता है तो वो मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। वो ये है कि आप ये देख रहे हैं कि कुछ कुछ के केसेस में मैंने फीचर्स भी बोला हुआ है, मैंने एडवांटेजेस भी बोला हुआ है, मैंने डिसएडवांटेजेस भी बोला हुआ है, लेकिन कुछ कुछ के केसेस में मैंने सिर्फ वहाँ पे आपको डेफिनेशन दे करके ही छोड़ दिया है। अब ये ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए हर एक के केस में फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये कर पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के फीचर्स के बारे में बात करूं तो उसका फीचर्स क्या ही हो, मतलब उसका फीचर्स हम क्या देंगे। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने उन सब जहाँ पे फीचर्स, एडवर्टाइजिंग
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो चुके हैं, जहाँ पे हो सकते थे वहाँ पे मैंने दे दिए हैं, लेकिन जहाँ पे ये देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मैं नहीं दे सकता था। इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ के केसेस में आपको सिर्फ डेफिनेशन ही देखने को मिलने वाला है। एंड इसके साथ ही साथ जिन जिन के केसेस में इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पूछा जा सकता है, वहाँ पे मैंने दे ही दिया है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड कितने टाइप्स का होता है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स यूज इन होम ट्रेड, मतलब एक कंट्री के अंदर में जो बिजनेस होता है वो किस टाइप का, मतलब वो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। ओके, अब ये सब काफ़ी इजी डॉक्यूमेंट्स हैं एंड ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। सो सबसे पहला वाला जो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है वो है इंक्वायरी। नाउ एन इंक्वायरी इज अ रिक्वेस्ट विच एन इंटेंडिंग बायर सेंड्स टू द सेलर सीकिंग द इंफॉर्मेशन सच एज क्वालिटी, साइज, डिज़ाइन, प्राइस, टर्म्स और डिलीवरी टर्म्स ऑफ पेमेंट। अब देखिए, कोई भी डील होने से पहले एक बायर होता है एंड एक सेलर होता है। अब जो सेलर होता है उसके पास बायर सबसे पहले जाकर के ये पूछता है कि ये जो सामान है क्या ये आपके पास में है या फिर नहीं है। सो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्वायरी, मतलब जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू बेसिकली वो पूछता है कि क्या आपके पास में ये सामान होगा, तो उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग इंक्वायरी कहते हैं, ठीक है। इंक्वायरी का सिंपल मतलब होता है इंक्वायर करना, पूछना कि ये सामान आपके पास में है या फिर नहीं है। अब इंक्वायरी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे उस सामान का नाम लिखा रहता है, इसी के साथ साथ और भी चीज़ें लिखी रहती हैं कि मुझे इस क्वालिटी का सामान चाहिए, इस साइज़ का सामान चाहिए, इस डिज़ाइन का सामान चाहिए, इतने दाम में चाहिए, कब सामान मिलेगा। मतलब बेसिकली सामान खरीदने से पहले सामान के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिया जाता है वो इंक्वायरी के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली ए डॉक्यूमेंट थ्रू विच द बायर आस्क्स द सेलर दैट वेदर ही इज हैविंग दैट गुड्स और नॉट, ठीक है। इसको हम लोग इंक्वायरी कहते हैं। अब कोटेशन का मतलब क्या होता है? So quotation is a written reply to an inquiry. It is sent by a seller to an intending buyer. A quotation is an offer made by the seller to sell certain goods at a certain price and under the specific terms and conditions. The object of a quotation is to convert inquiries into orders. A quotation usually contains information such as quality, size, design, quantity of goods available, price, terms and mode of डिलीवरी। अब कोटेशन का मतलब कि एक बार सेलर के पास में वो इंक्वायरी आ गया, वो उसने पूछा है कि ये सामान मुझे चाहिए, तो वो क्या करता है कि वो बदले में उसे एक कोटेशन, मतलब वो उसे एक रिप्लाई देता है कि हाँ मेरे पास ये सामान है, या फिर ये सामान अगर नहीं है तो इसके रिप्लेस में, इसके जगह पे ये सामान है। मतलब बेसिकली इंक्वायरी का अगेंस्ट में जो रिप्लाई दिया जाता है उसे हम लोग कोटेशन कहते हैं, ठीक है। एंड कैटलॉग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कोटेशन के साथ साथ एक कैटलॉग भी दिया जाता है, जो कि बेसिकली एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे जो जो सामान उसके पास में अवेलेबल है उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अपने कैटलॉग बहुत टाइम पे आप जो मेन्यू कार्ड होता है बेसिकली वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ कैटलॉग। वहाँ पे सारे सामान के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। सो अ कैटलॉग इज अ प्रिंटेड हैंडबुक। इट इज़ prepared by the seller to inform the prospective customers about the goods available for sales, their prices and other terms and conditions. A catalog contains detailed information about the quantity, quality, size, price etc. मतलब बेसिकली मेरे पास में जो सामान है मैं एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ वह जहाँ पे हर एक सामान का फ़ोटो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, हर एक सामान का फ़ोटो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये चीज़ करके मैं अपने कस्टमर्स को भेज देता हूँ। तो ये जिस डॉक्यूमेंट में होता है उसी को हम लोग कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। अब एक बार कस्टमर ने कैटलॉग पढ़ लिया तो उसके बाद वो जो बेसिकली वो जो ऑर्डर का
कन्फर्मेशन होता है उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। मतलब जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू यहाँ पे वो कंफर्म करता है कि हाँ मैं ये सामान ले रहा हूँ, मुझे इतने क्वांटिटी में चाहिए, इतने बजे तक चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ऑर्डर। तो 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला यहाँ पे होता है कि बायर सेलर के पास में एक इंक्वायरी भेजता है, जिसके रिप्लाई में सेलर बायर को एक कोटेशन देता है, जिसके रिप्लाई में बायर सेलर को एक ऑर्डर देता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, इनवॉइस। अब इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसको बिल कहा जा सकता है। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय द सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सप्लाइड। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच शोज द नेचर, रेट्स एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट एट विच गुड्स विल बी डिस्पैच्ड। इनवॉइस performs the following functions. It helps the buyer to locate error in the order and supply of goods. It is a basis for recording transactions. It informs the buyer about the dispatch of goods. Seller can have an idea of the amount. मतलब invoice का सिंपल मतलब होता है बिल, जो कि आप लोग जानते होंगे कि ये सामान है, इतने क्वांटिटी में खरीदा गया है, ये इसका रेट है एंड ये इसका टोटल अमाउंट है। तो जो बिल होता है उसी को हम लोग इनवॉइस कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है डेबिट नोट। Now it is a document prepared by one party to inform the other party, either the seller or the buyer, that receiver's account has been debited with the specified amount and for the specified reasons. The seller may send a debit note to the buyer in the following cases: when the goods are under change in the invoice, some goods are not included in the invoice by mistake. एक second. एक सेकेंड। अच्छा, डेबिट नोट का मतलब क्या होता है? डेबिट नोट का मतलब होता है बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जो सेलर होता है वो बायर को भेजता है कि मैंने आपके जो बायर है वो सेलर को भेजता है कि मैंने आपके अकाउंट में इतना पैसा मैंने इसमें दे। एक सेकेंड। हाँ, ये बेसिकली सेलर बायर को भेजता है कि इतने पैसे आपके अकाउंट से काट लिए गए हैं। तो ये जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजा जाता है उसे हम लोग डेबिट नोट कहते हैं। मतलब ये जो सेलर है ये है बायर। अब अगर बायर ने इसका बैंक अकाउंट इसके पास में दे रखा है, तो अगर कोई सामान डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसके पास में पेमेंट आ जाएगा। अब ये जो पेमेंट इसके पास में आया है ये एक डॉक्यूमेंट भेजेगा बायर को एंड बोलेगा कि इस डॉक्यूमेंट के तहत आपके अकाउंट से इतना पैसा मेरे पास में आ चुका है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डेबिट नोट। ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ डेबिट नोट। ओके, ये चीज़ छोड़ दीजिए, ये चीज़ कोई काम का नहीं है। एंड इसके बाद आता है क्रेडिट नोट। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय वन पार्टी टू बी सेंट टू द अदर पार्टी टू इन्फॉर्म द रिसीवर दैट इज अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद द अमाउंट मेंशन एंड फॉर द रीजन स्टेटेड देयरइन। मतलब मैंने डेबिट नोट में एक चीज़ मैंने वहाँ पे बोलना भूल गया था मैं। देखिए, डेबिट नोट का मतलब होता है कि जब बायर या सेलर दूसरे पार्टी को ये भेजता है कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे काट लिए गए हैं, तो उसको हम लोग डेबिट नोट कहते हैं। ठीक है। एंड क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए गए हैं। ये जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजा जाता है उसे हम लोग क्रेडिट नोट कहते हैं। तो जैसे डेबिट का मतलब होता है पैसे काट लेना एंड क्रेडिट का मतलब होता है पैसे दे देना, ठीक उसी तरीके से जब बायर सेलर को या सेलर बायर को एक डॉक्यूमेंट भेजता है जिसके थ्रू सेलर या तो बायर को बोलता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए गए हैं, या तो बायर सेलर को बोलता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए गए हैं। मतलब बेसिकली जब पैसे किसी के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं तो वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है उसे हम लोग कहते हैं डेबिट नोट। एंड क्रेडिट नोट का मतलब कि ये जो पैसे होते हैं ये मतलब, एंड क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि ये पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए गए हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट नोट कहते हैं। तो डेबिट नोट का मतलब होता है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, डेबिट नोट का मतलब होता है कि जब पैसे
जब पैसे काट लिए गए हैं किसी के अकाउंट से, तो वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू उसे बोला जाता है उसे हम लोग कहते हैं डेबिट नोट। एंड क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि जब पैसे किसी के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, या तो बायर या तो सेलर, तो वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजा जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट नोट। ठीक है, सो आज यहीं तक रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारा सिलेबस नहीं हो पाया, मतलब ये चैप्टर नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में तो हो ही जाएगा, बस थोड़ा सा ही यहाँ पे बाकी है। ठीक है, सो कल के लेक्चर में से करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका मैं क्वेश्चन दूर कर देता हूँ, वो यह कि सर क्या इतना कुछ रिटेल ट्रेड में होता है? तो देखिए, अगर देखेंगे तो हमारे लेवल पे जो रिटेल ट्रेड होता है, यानी हम किसी दुकान में जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेकर के आ जाते हैं, तो उस केस में इतना कुछ होने का चांस बहुत कम है। लेकिन हाँ, रिटेल ट्रेड में ये सब होता है, इसीलिए आपको इतना कुछ दिया गया है। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर, एंड मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।